गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम द क्लास 8। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा विषय भूगोल कक्षा 8वीं। और हमारा जो पाठ चल रहा है उसका नाम है बेटा आर्द्रता एवं मेघ। इसमें हमने पिछले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार मेघों के 10 प्रकार होते हैं ये देखा है ना। इसमें इसके 10 प्रकार हमने इसके बारे में चर्चा भी की। आज हम लोग जो महत्वपूर्ण भाग देख रहे हैं वो है बेटा मेघों के प्रकार। और मेघों के प्रकार में हमने 10 प्रकार देखे हुए हैं। इसके नीचे का भाग आज मैं आप लोग को पढ़ के बता रहा हूँ। वो है वातावरण में मेघों की उत्पत्ति अलग अलग ऊंचाई पर होती है। ये आपको पता है कि हमारे आसपास जो आसमान में अलग अलग तरह के मेघ दिखते हैं, उनकी ऊंचाई अलग अलग होती है। यदि आपने कभी प्लेन से या फ्लाइट से आसमान में कभी आप लोगों ने ट्रैवल किया हो तो आपको पता होगा कि हमें ऊपर बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद नीचे बहुत सारे बादल दिखते हैं। तो इन मेघों का निरीक्षण करने पर ऊंचाई के अनुसार उनके 3 प्रमुख प्रकार बताए जा सकते हैं। यह मेघों की धरातल की नज़दीकी से तय होता है। मतलब मेघों के इनके ऊंचाई के अनुसार 3 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, है ना। जैसे कि इस आकृति में भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ये प्रकार है, दूसरा ये प्रकार है, चौथा और पांचवा, और 6 से लेकर 10 तक ये तीसरे प्रकार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेघों के 3 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं और यह मेघों की धरातल की नज़दीकी से तय होता है। धरातल यानी कि ज़मीन से तय होता है, ये पहला प्रकार होगा। फिर ये दूसरा प्रकार है और ये तीसरा प्रकार है। और मेघों की ऊंचाई करीब 7,000 से 14,000 मीटर के बीच होगी तो उन्हें अत्याधिक ऊंचाई वाले मेघ कहेंगे। सबसे ऊपर वाली ऊंचाई यहाँ पे बताई गई है बेटा आप लोग को। 7,000 से 14,000 तक की यदि दूरी मेघों की है, ऊंचाई है, तो उन्हें हम लोग अत्याधिक ऊंचाई वाले मेघ कहेंगे। दूसरे प्रकार में आते हैं बेटा वो मेघ की जिनकी ऊंचाई 2,000 से 7,000 मीटर तक होती है। ठीक है, मतलब यदि वे 2,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर है तो उन्हें मध्यम ऊंचाई के मेघ कहेंगे। पर यदि वे, ये तीसरी ऊंचाई के बारे में आपको बताया गया है कि बेटा यदि वे 2,000 मीटर से भी कम ऊंचाई पर है तो उन्हें कम ऊंचाई के मेघ हम लोग को कहना पड़ेगा। जैसे कि आपको आकृति 3.8 में बताया गया है देखने के लिए। तो यहाँ पे 3 प्रकार के मेघ आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। ये कम ऊंचाई वाले मेघ यहाँ पे हैं। फिर दूसरा है बेटा मध्यम ऊंचाई वाले मेघ यहाँ पर दिए गए हैं। और फिर तीसरे हैं बेटा अधिक ऊंचाई वाले मेघ, जो कि ये जो पहले कम ऊंचाई वाले मेघ है वो 2,000 से कम ऊंचाई पर होते हैं। फिर मध्यम ऊंचाई वाले 2,000 से 7,000 होते हैं और अधिक ऊंचाई वाले 7,000 से 14,000 तक के मीटर तक के मेघ हमको दिखते हैं ये। अब यहाँ पे अधिक ऊंचाई, मध्यम ऊंचाई और कम ऊंचाई वाले मेघों के बारे में आपको जानकारी बताई गई है। तो सबसे पहले हम लोग अधिक ऊंचाई वाले मेघ देख लेते हैं। ये कौन से मेघ हैं? तो ये मेघ मुख्यतः हिम स्फटिकों से बनते हैं। अधिक ऊंचाई वाले मेघ, सबसे ऊपर वाले 7,000 से 14,000 मीटर के बीच वाले आने वाले मेघ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो ये मेघ हिम स्फटिकों से बनते हैं। इनका वर्गीकरण सीरस, सिस्टोस्ट्रेटस एवं सिट्रोक्यूमुलस प्रकारों में किया जाता है। ठीक है, सीरस मुख्यतः तंतुमय होते हैं। ये सीरस जो मेघ होते हैं बेटा वो तंतुमय मेघ होते हैं। सीरोक्यूमुलस मेघ जो होते हैं उनका स्वरूप छोटी छोटी लहरों के समूह की तरह दिखाई देता है। और सीरोस्ट्रेटस सिलवटों वाली चादर की तरह दिखता है। मतलब ये जो सीरोस्ट्रेटस जो होता है वो सिलवटों वाली चादर अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो उस तरह से दिखने वाले वो मेघ होते हैं। इनके आसपास कई बार प्रभा मंडल दिखाई देता है। तो ये अधिक ऊंचाई वाले मेघों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी बताई गई है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे अगले भाग की तरफ चलते हैं। वो है बेटा हमारे मध्यम ऊंचाई के मेघ। मध्यम ऊंचाई के मेघ में 2 प्रकार आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें अल्टोक्यूमुलस एवं अल्टोस्ट्रेटस मेघों का समावेश होता है, जहाँ पे आपको चौथे और 5वें नंबर के ये मेघ बताए गए हैं। तो अल्टोक्यूमुलस स्तर के जो स्वरूप में होते हैं मेघ और इनकी रचना तरंगों की तरह दिखती है। कई बार ये सफ़ेद रंग के होते हैं और इनमें धूसर रंग की छटाएं होती है। मतलब ये जो अल्टोक्यूमुलस स्तर के जो मेघ होते हैं उनकी रचना तरंगों की तरह होती है। इसके अलावा ये बहुत बार सफ़ेद रंग के होते हैं और इसमें धूसर रंग की छटाएं भी होती हैं। दूसरा जो प्रकार है
अल्टोस्ट्रेटस मध्यम ऊंचाई के मेघों में ये मेघ कम चौड़े होते हैं। इनसे सूर्य दिखता है। सूर्य दुधिया कांच में से देखने जैसा लगता है। जैसे मान लीजिए कि दुधिया कांच में से हम लोग सूर्य दिख रहे हैं, तो इस तरह की मेघों की रचना होती है बेटा अल्ट्रोस्टेटस मेघ में, जो कि कम चौड़े दिखाई देते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे अगले पेज की तरफ, वो है कम ऊंचाई वाले मेघ। कम ऊंचाई वाले मेघ जो कि 2000 मीटर से कम जो मेघ होते हैं उनको बोला जाता है। तो इनमें 5 अलग अलग प्रकार के मेघ हैं। इनमें कितने प्रकार के मेघ हैं? 5। तो पहला है बेटा स्ट्रोटोक्यूमुलस, मेघों में परतें होती हैं। दो जो पहला मेघ है उनमें से जो स्ट्रोटोक्यूमुलस मेघ है उनमें अलग अलग तरह के परती देखी गई होती है। उनका रंग सफ़ेद होता है और सफ़ेद से लेकर वो भूरा भी होता है। इनमें अनेक मेघों के झुंड दिखाई देते हैं। इनमें अलग अलग तरह के मेघों के झुंड दिखाई देंगे। ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगेगा हमें कि वो अलग अलग परतें हैं मेघों की। स्ट्रेटस मेघों में भी परतें होती है। दूसरा तरह का जो मेघ है वो है स्ट्रेटस मेघ, जो कि कम ऊंचाई वाले मेघों में पाया जाता है। उनकी ऊंचाई उन मेघों में भी परतें होती है। इनका रंग राख की तरह होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है हमारे आसपास, और पोल्यूशन कंपनियों की वजह से होता है, प्रदूषण होता है, और उसकी वजह से ये जो पास नज़दीक वाले जो मेघ है उनका रंग काला सा होता है। वो ज़्यादा ब्लैकिश नहीं होता, वो राख की तरह आपको यहाँ पे नज़र आता है। एवं नीचे की ओर ये समतल होते हैं। ये स्ट्रेटस मेघ जो है वो राख की तरह दिखते हैं और नीचे की तरह समतल दिखाई देते हैं। तीसरा प्रकार है निम्बोस्ट्रेटस मेघों की परतें मोटी होती है। ये गहरे राख के रंग के होते हैं और इनसे रिमझिम वर्षा अथवा हिमपात हो सकता है। निम्बोस्ट्रेटस मेघ जो होते हैं थोड़े से हानिकारक मेघ होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मोटी परतें नज़र आती है। इसके अलावा इस निम्बोस्ट्रेटस मेघों की एक रचना ऐसी भी है कि वो गहरे राख के रंग में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये रिमझिम वर्षा और हिमपात भी कभी कभी करते हैं। अब तीसरा प्रकार यहाँ पे आप लोग को दिया गया बेटा क्यूमुलस मेघ। क्यूमुलस मेघ जो है ये मेघ धरातल से 500 से 600 मीटर की ऊंचाई के बीच ऊर्ध्व विस्तार वाले होते हैं। मतलब इसकी यदि आपको क्यूमुलस मेघों की मीटर की ऊंचाई पूछी गई तो वो 500 से 600 के बीच मीटर के बीच पाए जाने वाले मेघ होते हैं। वायु का जोरदार ऊर्ध्वागामी प्रवाह इन मेघों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। मतलब ये क्यूमुलस मेघ किस तरह से बनते हैं, यदि अगर पूछा गया आपको तो आप बोल सकते हैं कि सर ये वायु का जो जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाह होता है इनके द्वारा इन मेघों की उत्पत्ति होती है और इन्हीं की वजह से ये क्यूमुलस मेघ तैयार होते हैं। तो ये मेघ विशाल और गुंबद आकार के होते हैं। ये मेघ कैसे होते हैं? ये विशाल और गुंबद आकार के होते हैं। इनका रंग धूसर होता है। क्यूमुलस मेघ सुहाने मौसम के द्योतक होते हैं। मतलब क्यूमुलस मेघों में ज़्यादातर सुहाने मौसम की छटाएं देखी जा सकती है। इन मेघों का ऊर्ध्व विस्तार कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि उनका क्यूमुलोनिम्बस मेघों में परिवर्तन हो जाता है और वर्षा होने लगती है। देखिए बेटा इसके बाद आने वाला जो मेघ है हमारा आखिरी मेघ क्यूमुलोनिम्बस मेघ जो है उन मेघों में ये कभी कभी परिवर्तन हो जाता है इन मेघों में। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इन मेघों का ऊर्ध्व विस्तार बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। इसकी वजह से वो क्यूमुलोनिम्बस मेघों में परिवर्तित हो जाते हैं और बहुत बार इनमें वर्षा भी होने लगती है। अब देखिए बेटा क्यूमुलोनिम्बस मेघ जो है वो आपको सबसे नज़दीक में पाए जाने वाले मेघों के रूप में इनका नाम लिया जाता है। अब जैसे ये आकृति आपके सामने यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, इनमें क्यूमुलोनिम्बस मेघ किस तरह से बन रहे हैं वो आपको बताया गया है। मेघ के बहने की दिशा देखिए किस ओर है। ये देखिए ये मेघ की बहने की दिशा है। एक बवंडर के रूप में इस मेघ की रचना हुई है और जैसे ये तार आपको एक दूसरे में लिपटा हुआ सा दिख रहा है वो नीचे की ओर आ रहा है और ये नीचे की ओर आते वक्त अपने साथ बिजली की जोरदार कड़के साथ में लेकर आ रहा है ना। और इसमें देखिए धन आयन और ऋण आयन भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस कह सकते हैं बेटा, जिनके बीच में भी ये धन आयंस और ऋण आयंस होने की वजह से जब ये बादल एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ये बिजली और बहुत ज़्यादा मात्रा में रोशनी देती है।
ठीक है। और यही क्यूमुलोनिम्बस मेघों के बारे में अभी अब हम लोग आज जानेंगे। तो ये विशिष्टपूर्ण मेघ आंधी के द्योतक है। ये जो मेघ होते हैं ये बहुत ज़्यादा आंधी से पैदा होते हैं। ये मेघ काले रंग के होते हैं और बहुत घने होते हैं। ये मेघ कैसे होते हैं, ज़्यादा काले रंग के मात्रा में होते हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण से भी बनते हैं। धूल मिट्टी के कण ज़्यादा मात्रा में इन मेघों में पाए जाते हैं। और ये मेघ जो होते हैं ना ये बहुत घने होते हैं बेटा। ये किसी पर्वत की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा सा पर्वत हमारे सामने है, परंतु ये क्यूमुलोनिम्बस मेघ है, दिखाई देते हैं। इनका ऊपरी भाग निहाई की तरह समतल होता है। इन मेघों में गड़गड़ाहट होती है और बिजली भी इन मेघों में चमकती है। ये इन मेघों की एक हम लोग इसको कह सकते हैं कि विशेषता है कि ये बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट और बिजली चमकाने में आपकी मदद करते हैं। ज़्यादातर बरसात के दिनों में ये जो मेघ होते हैं बहुत ज़्यादा तूफान, आंधी तूफान वाली वर्षा करते हैं। देखिए आंधी तूफान के साथ इसमें वर्षा होती है और कभी कभी ओले भी गिरते हैं। क्यूमुलोनिम्बस मेघों से ओले बरसते हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। पर यह वर्षा अधिक समय तक नहीं रहती, ये वर्षा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आकाश में सबसे बड़े आकृति 3.9 देखो यहाँ पे बोला गया। तो देखिए बेटा ये आकृति 3.9 में ऊपर से इन मेघों की रचना हो रही है। ये तार की तरह ये नीचे तक आते हुए आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सबसे नीचे धनायन है, बीच में ऋणायन है और सबसे ऊपर धनायन है। तो ये आयन एक दूसरे के टकराने की वजह से ही ये बिजली कड़कती है। और ये आयन कब टकराते हैं बेटा, जब इन मेघों को एक दूसरे के साथ टकराते हुए आपने कभी देखा होगा, तब ये बिजली कड़कती है। तो आकाश में सबसे बड़े क्यूमुलोनिम्बस मेघों से बिजली की कड़कड़ाहट के साथ वर्षा होती है। इन मेघों के ऊपरी भाग में धन एवं निचले भाग में ऋण प्रभार होते हैं। ऋण प्रभार और धन प्रभार यानी ऋण आयन और धन आयन। इनके नीचे की भूमि हमेशा धन प्रभार के लिए रहती है। प्रभारों के अंतर के कारण विद्युत प्रभार का निर्माण होता है और बिजली चमकती है। आकाश में बिजली कौंधती है और आकाश प्रकाशमय हो जाता है। आकाश प्रकाशमय कब होता है, जब बिजली कौंधती है और ये बादलों के एक दूसरे के साथ टकराव होता है, बिजली उत्पन्न होती है। इन प्रभारों का बीच में अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बिजली के रूप में बदल जाते हैं। अन्य मेघों की अपेक्षा इन मेघों से गिरने वाले पानी की बूंदें बड़ी होती है, क्योंकि मेघों के अंदर ही अंदर ये बूंदें तैरती रहती है और बड़ी होती जाती है। मतलब इसमें एक और विशेषता आपको समझ में आ गई कि ये बारिश तो बहुत कम मात्रा में देती है, लेकिन गिरने वाले पानी की बूंदें बड़े आकार की होती है तथा इन मेघों के अंदर अंदर ही ये बूंदें तैरती हुई आपको बहुत बार नज़र भी आती है। बड़ी और ये जो तैरती है और बड़ी होती जाती है, ये जो बूंदें हैं बड़ी होती है, उसी की वजह से वो ओलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो बड़ी बूंदें होते ही ये इतनी भारी हो जाती है कि वे मेघों में तैर नहीं पाती और वृष्टि के रूप में भूमि पर आती है। ये ओलों के रूप में क्यों बरसती है, क्योंकि ये मेघ जो होते हैं ना वो हल्के होते हैं बेटा। और जब ये बूंदें बड़ी हो जाती है तो ये मेघों के रूप में तैर नहीं पाती और ये भूमि पर आती है। कभी कभी मेघों में वायु बड़ी ठंडी होती है, इसलिए ये बूंदें जम जाती है और ओलों के रूप में ज़मीन पर आती है। इन्हें हम ओलावृष्टि कहते हैं। यदि कभी आपको पूछा गया कि ओलावृष्टि कौन से मेघों में पाई जाती है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि क्यूमुलोनिम्बस मेघ में ये ओलावृष्टि पाई जाती है, और उनके कारण मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे बताया है ना। तो यहाँ पे आखिरी प्रश्न आपको यहाँ पे बताया कि ढूंढो कि मौसम की स्थिति को बताने के लिए अग्रलिखित चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इन चिन्हों का अर्थ नीचे दी गई चौखट में लिखो। तो मौसम की स्थिति बताने के लिए डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में इसको कैलकुलेट किया जाता है। फ़ारेनहाइट के लिए एफ इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। डिग्री सेल्सियस के डिग्री का चिन्ह और सी लिखा जाता है, और उस अनुसार इन चौखट में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान, इन दो तापमानों से तापमान के बारे में चर्चा की जाती है बेटा। अब अगली वीडियो में मैं आप लोग को कुछ नया भाग पढ़ाऊंगा। तब तक आप लोग ये मेघों का फटना वर्षा का एक प्रकार है, इसको पढ़ के देखिए, इसको पढ़िए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर हम लोग अगली पाठ में ज़रूर लिखेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।